मैं नम्रता कुमारी, मैं यहाँ आरा के भूमि पर कैलाश नगर गोडना नगर नामक एक जगह पे हूँ और मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारी HRS टीम, ह्यूमन राइट सेवियर्स टीम के द्वारा एक केस आया जहाँ पे एक महिला, पढ़ी लिखी महिला को आज के डेट में भी जिस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके बारे में हम सभी सुन करके बिल्कुल अचंभित हैं। आइए हम सभी जानना चाहेंगे कि रिंकी जी, जो कि प्रताड़ित महिला हैं, जो हमारी HRS टीम तक अपनी बातों को लाई, उनके साथ क्या कुछ हुआ और अब उनके केस को लेकर के जो प्रशासन है उसका भी क्या रवैया अब तक रहा है, ये हम सबों के बीच में रिंकी जी अपनी आवाज उठाना चाह रही हैं और उनकी आवाज को बुलंद करने के लिए हम सभी HRS चैनल के माध्यम से उनकी आवाज को आप तक पहुंचाना चाहते हैं। तो मैं सबसे पहले आपका स्वागत करना चाहूंगी HRS फैमिली में। और मुझे बहुत ही हैरानी हुई ये जानकर कि आज भी ऐसे लोग हैं जो औरतों को अपने पैर की जूती समझते हैं। मुझे आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए, आपकी हिम्मत का, आपके जज्बे को सलाम करना चाहती हूं मैं कि आप अपने दो बच्चों को लेकर के जिस तरह से आप जूझ रही हैं, मेंटली, फिजिकली, सोशली, इकोनॉमिकली आप जिस तरह से टॉर्चर हो रही हैं, और उसके बावजूद आपने न्याय का साथ लिया, न्याय के पास जाकर के गुहार लगाई और अभी भी आप प्रशासन और न्यायपालिका के ऊपर नजरें टिकाई हुई हैं कि आपको कब न्याय मिलेगी। तो मैं आपकी आवाज को बुलंद करना चाहती हूं हमारे HRS न्यूज चैनल के माध्यम से। जी नमस्कार मैम, मेरा नाम रिंकी सिंह है और मैं आरा गोडना रोड कैलाश नगर की रहने वाली हूं। मैम, मेरी शादी 5 फरवरी 2017 लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट कर्ण कुमार सिंह से हुई थी। और शादी में ही मैम 6 फरवरी को एक स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी की मांग के लिए इन्होंने मेरी विदाई रोक दी थी। इन्होंने कहा, मेरे ससुर और मेरे पति और मेरे भसुर ने कहा कि दहेज में जब तक स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी नहीं मिलेगी तब तक हम विदाई नहीं कराएंगे। तो सुना आप लोगों ने कि एक असिस्टेंट लोकोमोटिव कंपनी में लोको पायलट व्यक्ति ने स्विफ्ट डिजायर की डिजायर जाहिर की और उसके लिए अपनी वाइफ को उसने टॉर्चर करना शुरू किया, और ना सिर्फ वो व्यक्ति बल्कि उसके पूरे परिवार वाले उसका साथ दे रहे थे। रिंकी जी, हम आपके हौसले को सलाम करते हैं। आप ये बताइए कि क्या कुछ प्रताड़ित किया आपके पति ने और आपके ससुराल वालों ने? मैम, जब मैं ससुराल गई तो मेरी सास और मेरी जेठानी मुझे भिखारन की बेटी कह के ताना मारने लगे कि एक छोटी मोटी गाड़ी की डिमांड आप लोग पूरी नहीं कर पाए, और बहुत ज़्यादा गाली गलौज भी करने लगे। और फिर वो लोग बोले कि हमें गाड़ी दिला दो, नहीं तो हम तुम्हें बहू के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। फिर ये सब सुन के मैं मेरे घर आ गई। माँ कैसे भी मैं 10 दिनों तक रही। फिर मैं मेरे घर आई, मैंने मेरे माता पिता को ये सब बातें बताई कि वो ये गाड़ी की डिमांड कर रहे हैं। फिर मेरे माता पिता ने मुझे समझाया कि हो सकता है आने वाले समय में ये सब ठीक हो जाए, अभी नया नया है तो शायद ऐसे कर रहे हैं। लेकिन दिन पर दिन उनका अत्याचार बढ़ता गया। वे लोग मुझे बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करना शुरू कर दिए। हर तरह से खाना नहीं देना, मुझे झूठे आरोप लगा के मारना, पीटना, चाय में चीनी कम है इसके लिए भी मारना, चाय मेरे ऊपर फेंक देना। मुझे सुसाइड के लिए उकसाते थे। बहुत बार मुझे बोलते थे कि ट्रेन के नीचे जाके कट जाओ, एक बाप की औलाद हो तो तुम पंखे में लटक जाओ। मुझे बहुत तरह से मेंटली टॉर्चर किया गया, मुझे फिजिकली भी टॉर्चर किया गया। मेरी सास मेरी बाल पकड़ के मुझे ज़मीन पे लेटा देती थी और मुझे लात घूंसों से मारती थी। और मेरी जेठानी कभी तवा चला देती थी, गैस खुला छोड़ देती थी। मैं कभी जाती थी और देखती थी तो मैं उसको बंद कर देती थी। फिर बहुत अत्याचार सहने के बाद मैंने मेरे माता पिता से ये सब बताया तो मेरे माता पिता ने मेरे पति से कहा कि आप इसे साथ में ही रखिए। वे मुझे दिल्ली लेके गए मुझे साथ में, और करीब 10 दिनों तक ठीक रहे। लेकिन फिर उन्होंने भी वहाँ पे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया मुझे। तो क्या उनको आपको अपने साथ रखने में कोई परेशानी होती थी? कुछ उलझने उनको होती थी? आपने कुछ ऐसा महसूस किया? क्या उनके कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स थे?
एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बारे में तो मुझे नहीं पता, जिसकी जानकारी नहीं है उसके बारे में मैं नहीं बोलना चाहूँगी। लेकिन वो काफ़ी दिनों तक घर नहीं आते थे। मैं 10-10 दिनों तक बिना घर में राशन के, बिना कुछ व्यवस्था किए वो काफ़ी टाइम तक बाहर रहते थे। और जब आते थे घर में तो वो मार पिटाई करते थे, मेरे साथ बहुत ज़्यादा मार पिटाई करते थे, छोटी छोटी चीज़ों के नुक्स निकाल के मार पिटाई करते थे। लेकिन खुंदक उनकी गाड़ी की ही होती थी कि वो कहते थे कि जब तक स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी नहीं मिलती है तब तक तुम्हारे साथ ये सब होता रहेगा। तो मैं ये सब सहती गई। मैंने सोचा कि क्या पता ये ठीक हो जाएगा आने वाले समय में, इनकी सोच शायद बदलेगी। लेकिन उनकी सोच बदली नहीं और वे चुपके से म्यूचुअल पोस्टिंग करा के वहाँ से और भाग गए मुझे छोड़ छाड़ के। और फिर मैं यहाँ आई, मुझे फिर गांव ले जाके इन्होंने छोड़ा। फिर गांव में भी वहाँ पे प्रताड़ना होती रही। इस दौरान मैं गर्भवती थी, मैं प्रेग्नेंट थी मेरे पहले बच्चे के लिए। और वहाँ पे मेरे साथ प्रेगनेंसी के टाइम पे भी मार पिटाई हुई, जो कि मेरे भसुर ने मेरे साथ की। और उस दौरान बच्चे के गले में नाल फंस गया। यहाँ के डॉक्टरों ने फिर जवाब दे दिया। तो मेरे पापा ने मेरे पति को समझाया कि आप बनारस पोस्टेड हैं तो आप वहीं पे ले जाके इसका डिलीवरी कराइए। वहाँ ले जाके मेरी सिजेरियन डिलीवरी हुई, मेरा बड़ा बेटा हुआ। और मुझे करीब 15 दिन बाद ही इन्होंने मारा, मेरे सिजेरियन डिलीवरी होने के बाद ही मेरी मम्मी के सामने इन्होंने मुझे मारा। क्यों, किस वजह से, क्या फ्रस्ट्रेशन था उनका? ये मेरी मम्मी से वो गाड़ी की डिमांड कर रहे थे, बोल रहे थे कि स्विफ्ट डिजायर गाड़ी आप लोग दे दीजिए। तो मैंने कहा कि ये लोग असमर्थ हैं, ये नहीं दे पाएंगे अब। तो इस वजह से उन्होंने मारा। मैंने रोक लगाई उस चीज पे तो मुझे मारा। ऐसा दिखता है जैसे कि बेटे की होने की खुशी में शायद इनके पति को अपने ससुराल वाले से स्विफ्ट डिजायर का नजराना चाहिए था। ये कितनी अजीबोगरीब बात लगती है। और इतनी अच्छी अपनी वाइफ, पढ़ी लिखी एजुकेटेड वाइफ को वो टॉर्चर कर रहे हैं। और सबसे दुखद बात ये लगती है कि प्रशासन भी अपनी कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है। क्या रिंकी जी, आपने अपने निकट में थाना में जाकर के इसकी कंप्लेंट करी? उसकी कोई आपको सनहा वगैरह कुछ रिसीविंग मिली? मैम वहाँ पे तो नहीं, वहाँ पे तो मैं टॉर्चरिंग सहती रही। वहाँ पे मुझे आधी रात को भी ये बाहर निकाल देते थे, घर से बाहर निकाल देते थे, रूम में कभी बंद कर देते थे। फिर इन्होंने फिर बनारस से चुपके से म्यूचुअल पोस्टिंग करा ली गाजियाबाद। और फिर मुझे जब गाजियाबाद भी ये लेके गए तो वहाँ पे भी इन्होंने फिर से वहाँ पे भी मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करना शुरू कर दिया। और इन्होंने जुलाई में मुझे बहुत ज़्यादा मारा पीटा और जानलेवा हमला किया, मेरी छाती में बॉक्सिंग से मारा। और वहाँ पे अभी तक इतना जख्मी है कि मुझे अभी भी दर्द होता है वहाँ पर। और तब और मुझे बच्चे को भी पटका, बच्चे को पार्क में ले जाके मार रहे थे। तो बाहर के लोग मुझे बताते थे कि ये ऐसा ऐसा कर रहे हैं बच्चे के साथ भी। तो मैं और खुद ही जाके थाने में रिपोर्ट भी कर दी मेरे खिलाफ। लेकिन पुलिस ने जब देखा कि मतलब जब बहस हुई, जब पुलिस ने देखा कि वो गलत है तो उनको डांटा वहाँ पे और मेरा मेडिकल कराया वहाँ पे। एनसीआर है उनके खिलाफ। और लेकिन वो उन्होंने अपना धन और बल का प्रयोग करके मेरा केस नहीं चलने दिया मैम। फिर मैं अपने घर आ गई। मैंने वहाँ पे एप्लीकेशन दिया थाने में, महिला थाने में मेरा एप्लीकेशन दिया एफआईआर के लिए। और वहाँ पे भी इन्होंने जो है अपना धन और बल का प्रयोग करके जो है होने नहीं दिया मेरा जल्दी एफआईआर। और मुझे कॉम्प्रोमाइज। किस थाने में आपने कंप्लेंट किया और थाना प्रभारी कौन थे, ये जरा बताइए हमारे दर्शकों को। मैम महिला थाने में कंप्लेन किया था उस टाइम। और एसआई कंचन कुमारी जी थी थाना प्रभारी। और वहाँ पे उन्होंने कहा कि यहाँ पे पहले काउंसलिंग होती है। तो सबने कहा कि लड़के को एक चांस देना चाहिए। मैम ने कहा, थाना प्रभारी ने कहा कि आप एक चांस दीजिए, शायद ये आगे से ऐसा ना करे। और वहाँ पे 18 अगस्त को जो है बॉन्ड पेपर पे साइन हुआ, मानवाधिकार के नेतृत्व में साइन हुआ। उन्होंने साइन किया, उनके पेरेंट्स ने साइन किया। और मुझे ये फिर अपने घर लेके गए उसी दिन शाम को। तो ये मतलब मानवाधिकार ट्रस्ट के तरफ से ये जो पहल की गई तो वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज वाली बात आई, उस पे उन लोगों ने, उन पूरे घर वालों ने साइन किया? जी, कॉम्प्रोमाइज में साइन किया। उस बॉन्ड पेपर पे लिखा हुआ था कि ये जो है। मैम मैं यहाँ पे एक और चीज बताना चाहूंगी जो मैं बताना भूल गई कि मेरा बच्चा ऑटिस्टिक
निकल गया। बड़ा बेटा जो इन्होंने इतना ज़्यादा मुझे स्ट्रेस दिया प्रेगनेंसी के टाइम, ये भी शायद उसी का कारण है कि बड़ा बेटा ऑटिस्टिक निकल गया। और जब इन लोगों को इस बात की खबर लगी, मेरे ससुराल वालों को, तो इन लोगों ने मुझे और ज़्यादा टॉर्चर करना शुरू कर दिया और कहते हैं कि तुमने पागल बच्चा पैदा किया है। तो मैम उस बॉन्ड पेपर पे जो था ये भी लिखा हुआ था कि दहेज के लिए प्रताड़ित नहीं करेंगे वे लोग मुझे, और बच्चे का इलाज कराएंगे सही ढंग से, मेरे खर्च में कटौती नहीं करेंगे, अच्छे से रखेंगे। और फिर उस दिन उस पे साइन करके मुझे शाम को लेके गए ये लोग मेरे ससुराल। वहाँ पे ले जाने के बाद इन्होंने ले जाते ही टॉर्चरिंग शुरू कर दिया। वहाँ पे मुझे रूम में बंद कर दिया बिना खाना पानी के। फिर मेरे साथ मार पिटाई की इन्होंने उसी टाइम, सबने मिलके, मेरे भसुर ससुर ने मार पिटाई की मेरे साथ। ये इन्होंने खड़े होकर पिटवाया मेरे पति ने, और मेरी जेठानी सास ये सब ने मार पिटाई की। और फिर ये मुझे फिर गाजियाबाद लेके चले गए। और मैंने सोचा कि मैं अभी सह लेती हूँ, क्या पता, मतलब मैं चाहती नहीं थी कि किसी भी तरह से मेरा वैवाहिक जीवन खराब हो या बच्चे का जीवन खराब हो। मैं बस बच्चों के बारे में सोच के मैं सह रही थी सब कुछ कि कैसे भी मैनेज कर लो शायद। लेकिन मेरी कोशिश से कुछ नहीं हुआ, एक तरफा कोशिश थी मेरी, और वो कुछ कोशिश नहीं कर रहे थे, वो बस जुल्म किए जा रहे थे मेरे ऊपर, और मेरी कोशिश का अलग ही फायदा उठाया उन्होंने। फिर मुझे गाजियाबाद लेके गए और वहाँ पे इन्होंने मुझे छोड़ दिया बिना पैसे रुपए दिए। वहाँ से भाग गए, वहाँ पे मेरे को मारते थे, घर से बाहर निकाल देते थे, बच्चों के दूध का व्यवस्था नहीं कर रहे थे। और मैंने ये बात मेरे पापा को बताई तो गुस्से में बच्चे को भी पटक दिया उठा के, जिससे उसका दांत थोड़ा सा टूट गया, मेरे छोटे वाले बेटे का। और बच्चे को भी रोड पे मैम ये खुला छोड़ देते थे, जहाँ पे गाड़ियां एक सेकंड नहीं रुकती थी, और खुला छोड़ के हंसते थे। और मैं रोकती थी तो कहते थे गाड़ी वाले अंधे नहीं है तुम्हारी तरह, वो देख के चला लेंगे। और बच्चा मतलब उसके सेंसरी इश्यूज बढ़ गए हैं बहुत ज्यादा, मुंह से आवाजें निकालता है तो उसके मुंह में उंगली लगा के इधर उधर पूरा घुमा देते हैं, और उसको बाहर ले जाके रोड पे घसीटते हैं, मारते हैं। तो बहुत बच्चे के साथ भी बहुत ज्यादा क्रूरता हो रही है, और मेरे साथ तो हो ही रही थी। लेकिन अब बर्दाश्त से बाहर हो गया है, और मैं अब बहुत ज़्यादा इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं किसी भी तरह से दूसरे से कर्जा लेके मैं अपने घर आई, और फिर मैंने एप्लीकेशन दिया महिला थाने में फिर से। और वो लोग जल्दी एफआईआर नहीं कर रहे थे। पहले तो 15 दिन तक हमें बहुत घुमाया, तब जाके किसी तरह से एफआईआर दर्ज हुआ 5 जनवरी को। और बॉन्ड पेपर के लिए बीच में हमने बहुत पूछा कि जिस पे साइन किया था उन्होंने, वो बॉन्ड पेपर कहाँ है। तो वो लोग कह रहे हैं कि थाने में मिल नहीं रहा है बॉन्ड पेपर, तो अगस्त की बात है, तो वो कैसे नहीं मिल रही है। तो मैं चाहूंगी कि वो बॉन्ड पेपर भी मिले। और तो इस चैनल के माध्यम से मैं रिंकी जी की इस आवाज को बुलंद करना चाहूंगी, आप सभी श्रोताओं और दर्शकों तक इनकी आवाज पहुंचाना चाहूंगी कि यहाँ के जो प्रशासन है, जो न्याय जिनको दिलाना चाहिए, वो कहीं ना कहीं से किसी सशक्त पार्टी से धन और बल से लाभान्वित होके इनको न्याय दिलवाने में आड़े आ रहे हैं, और इनके कागजात को दबा रहे हैं। नहीं मिल रहा है कागज ऐसा बोलकर बहानेबाजी कर रहे हैं। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। मैम रिंकी जी, मैं एक बात और जानना चाहूंगी, क्या आपके पति या आपके ससुराल वाले लोग अब भी आपको मारने की, जान से मारने की कुछ साजिशें करते रहते हैं, कुछ धमकियां देते रहते हैं? मैम पहले भी कई बार मुझे जान से मारने की कोशिश की है। मेरे ससुराल वालों ने काफी षड्यंत्र करते हैं मुझे जान से मारने के लिए, और मेरे पति भी। लेकिन अभी भी ये शांत नहीं है। अभी भी ये सोच रहे हैं कि कुछ किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज करके ले जाके मुझे जान से मार देंगे। इस बार वो दूसरा ही रास्ता अपनाएंगे, और क्योंकि ऐसे उन्होंने हर तरह से करके देख लिया है मेरे साथ, और मैं किसी भी तरह से बच गई हूँ। तो मुझे उन लोगों पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है कि वो ले जाकर मेरे साथ और बच्चों के साथ क्या करेंगे। एक आखिरी सवाल करना चाहूंगी रिंकी जी, जैसा हमारा समाज अभी भी ये चाहता है कि औरत है, औरत झुक करके रहे, अपने पति के वास्ते, अपने ससुराल के वास्ते, अपने दोनों ही खानदान की इज्जत के वास्ते चुप लगा जाए, बच्चों के वास्ते चुप लगा जाए, धीरे धीरे अपने आप सब सही हो जाता है। तो जैसा कि आप सभी दर्शक देख रहे हैं कि रिंकी जी ने इतने समय तक सिर्फ अपने बच्चों के खातिर, अपने माता पिता के इज्जत की खातिर चुप लगाया, सहन करती गई कि अब सही हो जाएगा, अब
सही हो जाएगा, अब तक तो सही ना हुआ। रिंकी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपका आखिरी निर्णय क्या है और आप समाज के ऐसी और भी प्रताड़िताओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी? मैम, मैं चाहूँगी कि मुझे न्याय मिले, मुझे और मेरे बच्चों को न्याय मिले, क्योंकि ये सिर्फ मेरे साथ प्रताड़ना नहीं हुई है। अगर मेरे साथ हुई है तो मेरे बच्चों के साथ भी हुई है ये चीज़। और घर से जो निकाला गया है वो सिर्फ मुझे ही नहीं, बच्चों को भी निकाला गया है। तो हम तीनों को ही न्याय मिलना चाहिए। और मैंने लोगों के कहने पे, समाज के कहने पे, पुलिस के कहने पे, सबके कहने पे मैंने उन्हें एक चांस दिया भी, कॉम्प्रोमाइज़ करके मैं उनके घर पे गई, लेकिन वो सुधरने वाले लोग नहीं हैं। और मुझे उन पे बिल्कुल भरोसा नहीं है कि वो आगे षड्यंत्र करके वो मुझे रास्ते से हटा भी देंगे, बच्चे को भी हटा देंगे। वो लोग दूसरी शादी करने के फिराक में, उनकी दूसरी शादी करने के फिराक में लगे हुए हैं मैम। तो मुझे बिल्कुल भी उन पे भरोसा नहीं है कि ये क्या करेंगे। अब हमें न्याय चाहिए, मुझे और मेरे बच्चों को न्याय चाहिए मैम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रिंकी जी, और आपके हौसले को मैं बार बार सलाम करती हूँ। मैं इस केस को, जैसा कि आप सभी को मैं बता दूं, हमारे HRS की ट्रस्ट की जो संस्थापिका हैं श्रीमती रीता सिन्हा मैम, मैं सबसे पहले तो उनका धन्यवाद करूंगी, और आज वो हमारे बीच यहाँ उपस्थित भी हैं। रिंकी जी का ये केस सबसे पहले रीता मैम के हाथों आया, उनकी जानकारी में आया, और उन्होंने जिस तरह से, जिस मुस्तैदी से इसमें इनिशिएटिव लिया, आज हम उनसे कुछ जानना चाहेंगे कि रीता मैम, आपके सामने जब रिंकी जी का केस आया तो आपने क्या कुछ किया, कैसे इनका मार्गदर्शन किया? आपका HRS चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है रीता मैम। थैंक यू मैम। मैं रीता सिन्हा, मानवाधिकार रक्षक ट्रस्ट की संस्थापिका हूँ, और इनके केस मेरे पास फ़ोन के द्वारा आया था कि मैम मुझे न्याय चाहिए, मेरे हस्बैंड ऐसे ऐसे टॉर्चर कर रहे हैं, मेरे ससुराल वाले कर रहे हैं। मैंने इनके बात को सुनने के बाद अपने टीम के साथ यहाँ आए, इनकी बात भी सुनी गई, और इनके ससुराल जाकर उन लोगों के पास भी जाकर सुने कि ये कल वो ये ना कहे कि हो सकता है कि नहीं, इनकी बात सुनकर और डायरेक्ट ऐसे ये लोग निर्णय ले लिए और केस को हैंडल कर रहे हैं। तो मुझे दोनों पक्ष की बात रखनी थी, सुनना था अच्छे से। तो मैंने उनके घर गए, और घर जाकर हमारी टीम गए, उनकी बातों को सुने, समझे, और वो इतने क्या बताएं, मतलब इस तरह के इंसान है, उनके चेहरे से दिखते हैं, उनके लैंग्वेज से दिखते हैं कि वो लोग बिल्कुल दुष्ट इंसान है। लड़की को किस तरह से टॉर्चर करता था वो मेरे सामने बोला कि मुझे उसके साथ नहीं रहना, उसको जो करना है करे। और मेरे साथ भी थोड़ा लैंग्वेज उनका सही नहीं था, तो उनके व्यवहार से मुझे पूरा अच्छे से समझ में आ गया कि वो सही में लड़की के साथ जो लड़की कह रही है, लड़की के फैमिली कह रहे हैं, वो बिल्कुल सही बात थी। इस बात को रखते हुए फिर दोबारा मैं महिला थाना आरा गई, और उनके पास भी इस बात को रखा गया, मेरे सामने रखा गया, मैंने भी उस बात को रखा, मगर वहाँ भी बात को रखा गया किसी तरह से। बहुत हम लोग उनको फोर्स किए, तो फिर लड़का वालों को बुलाया गया एक टाइम। फिर उस दिन भी हम आए थाने में, और जाकर वहाँ तो उन्होंने कहा कि ठीक है, काउंसलिंग करवा दिया जाएगा। काउंसलिंग भी करवाया गया, और दोनों को बोला गया कि नहीं ठीक है, लड़का बोला भी कि हम अच्छे से रखेंगे, ठीक है, दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। और दोबारा फिर मेरे पास ये कॉल आया कि वो फिर वही हरकत कर रहा है। इन्होंने बताया, मैंने इनको बोला कि अगर ऐसा है तो आप निर्णय क्या लेती हैं? इन्होंने कहा कि मुझे अब FIR करना है। FIR करने के बाद इनका क्या रिजल्ट आया, मैं चाहूंगी कि एक बार उनसे ही पूछे कि उन लोग किस तरह से इनका FIR को लिया, और FIR हुआ तो अभी तक अरेस्ट हुआ है या नहीं हुआ है। बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ी निर्णय कि FIR दर्ज होनी बड़ी बात नहीं है, उनको उसको सजा मिलनी चाहिए। जो जिन्होंने रिंकी के साथ ऐसा किया है तो उनको सजा मिलनी चाहिए, कि जिनके साथ भी ऐसा होता है उनको सजा मिलना चाहिए। और अभी तक उनको अरेस्ट क्यों नहीं करवाया गया? मैं प्रशासन से ही उनसे हम सवाल उठाएंगे कि आखिर ये अरेस्ट इतने दिन हो गया FIR दर्ज किए हुए, तो उनको अरेस्ट अभी तक क्यों नहीं किया गया? बिल्कुल सही रीता मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जिस तरह से रिंकी जी को संबल प्रदान किया है HRS ट्रस्ट के माध्यम से, वो बहुत ही काबिले तारीफ है। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज इस समाज में पढ़े लिखे लोग भी मूर्ख बन जा रहे हैं।
एफआईआर तो दर्ज कर लिया उन्होंने, लेकिन सिर्फ कागज पे लिखने के लिए तो नहीं दिया गया था। ये तो वही बात हुई ना कि बच्चे को एक लॉलीपॉप दे दो, उसे बहला दो। आपने एफआईआर किया तो अगस्त 2021 में एफआईआर हुआ था ना रिंकी जी? जी नहीं, अगस्त 2021 में जो हुआ था एफआईआर, उसमें कॉम्प्रोमाइज हो गई थी। ओके। और अभी हमने 21 दिसंबर को एप्लीकेशन दिया था, जो कि 5 जनवरी को एफआईआर दर्ज हुआ। और बयान हमारा हो गया है आईओ अरुण कुमार सर के पास, और हम डीएसपी सर के पास भी गए थे। मैं उनकी बहुत आभारी हूँ, और उन्होंने हमारा केस ट्रू कराया, और उन्होंने उस पर कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया है। लेकिन अभी तक उन लोगों की, अभियुक्तों की अरेस्टिंग नहीं हो पाई है। ये सवाल, एक बड़ा सवाल जो एचआरएस चैनल के माध्यम से मैं उठाना चाहूंगी कि एफआईआर दर्ज हुआ, केस को ट्रू कराया गया, सारे साक्ष्य सही हुए, लेकिन अभी तक जो प्रताड़ित करने वाला व्यक्ति है, जो जिसको सो कॉल्ड क्रिमिनल हम कह सकते हैं, जो अपनी पत्नी और अपने छोटे छोटे बच्चों के ऊपर प्रताड़ना कर रहा है, उसकी अरेस्टिंग कब होगी? मैं ये सवाल करना चाहती हूँ पूरे प्रशासन के माध्यम से, एचआरएस न्यूज चैनल के माध्यम से। आप सभी को मैं ये भी बता दूं, रिंकी जी की माता जी आज हमारे बीच हैं, और हम इनके घर आए इनकी समस्याओं को सुनने के बाद। तो माता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एचआरएस न्यूज पे। रिंकी जी की समस्या को सुनकर हम सभी बहुत द्रवित हुए हैं, और बीइंग अ गार्जियन, आप उनके माता पिता हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारी सभ्यताओं में लड़कियों की शादी में बहुत कुछ दान दहेज, गहने जेवर, कपड़े, सब कुछ दिए जाते हैं। तो आपने भी अपनी बेटी को दिए होंगे शादी में। उन सारी चीजों की कस्टडी अभी किन के पास है? क्या आपकी बेटी को वो सारे सामान उनके ससुराल वालों ने दे दिए? नहीं, वो लोग सब ले लिए हैं बेटी के, हमारे पास से सारा सामान ले लिए हैं। जो दिए थे, कपड़ा लाता, फ्रिज, कूलर, जो दिए थे, गहना जेवर जो हम दिए थे उपहार में, सब वो लोग ले लिए हैं। बोले कि घर में दोबारा आओगी तो हम तुमको मार देंगे, खत्म कर देंगे, क्यों आना नहीं है दोबारा। आपने कभी ये कहा कि ये सारी चीजें तो हमारी बेटी की है, वो आप रखने वाले कौन होते हो? हम बोले हैं, बाकी बोले कि नहीं देंगे। तो सुना आप लोगों ने, इसे कहते हैं कि चोरी भी और सीना जोरी भी, कि वो लड़के वाले हैं तो वो कुछ भी करेंगे, और ये लड़की वाले हैं तो ये सब कुछ सहन करते जाएंगे। यहाँ अन्याय की पराकाष्ठा हम लोगों ने देखी। तो मैं एचआरएस न्यूज चैनल के माध्यम से फिर से गुहार लगाऊंगी कि रिंकी जी को जल्द से जल्द न्याय दिलाया जाए, और प्रशासन भी अपनी कुंभकर्णी निद्रा से जागे, और सारे साक्ष्यों को देखते हुए जल्द से जल्द इनके जो पति हैं, जो कि इनको प्रताड़ित कर रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी करवाएं, अरेस्ट करवाएं। रिंकी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपके हस्बैंड ये अभी कहाँ पे पोस्टेड हैं? क्या वो वहीं दिल्ली में है, या बनारस में, या और कहीं? मैम, उन्होंने गाजियाबाद से फिर लखनऊ पोस्टिंग करा ली है, और लखनऊ में अभी वो असिस्टेंट लोको पायलट के पद पर हैं। तो ये एक बहुत क्लू मिलता है कि वो बंदा जो गलत कर रहा है अपनी वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ, वो इतनी जल्दी जल्दी म्यूचुअल पोस्टिंग कराता जा रहा है। एक ये भी बहुत अजीब सी बात लग रही है कि जहां जल्दी से ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होती है, वहां उस बंदे को फटाफट पोस्टिंग मिलती जा रही है, और वो एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह चलता चला जा रहा है। और रिंकी जी, हमें यह भी पता चला आपकी माता जी के माध्यम से कि पिछले साल जो ईयर एंड होता है, तो वो आए हुए थे, और वो एसिड और बड़ा सा कटार लेकर के आए थे आपके घर में। इसके बारे में क्या कुछ आप बताना चाहेंगी? जी मैम, वो शाम को आए हुए थे मेरे पति, 29 दिसंबर को, और यहाँ पे आके खड़े हो गए। काफी जल्दी जल्दी दरवाजा खुलवा रहे थे, जोर से बोल रहे थे, और हमें बिना बताए आए थे, किसी तरह की, बिना किसी इन्फॉर्मेशन के आए थे। और मेरे घर में ना मेरे भाई थे, ना मेरे पापा थे, और जिस तरह से वो बोल रहे थे, जितनी ज्यादा तेज आवाज में वो खुलवा रहे थे, हम डरे हुए थे। तो हमने दरवाजा खोला नहीं, और वो कुछ देर बाद हमारी घर की गली के अंदर गए थे अंदर। और मम्मी जब सुबह हमारे घर मिस्त्री आते थे काम करने के लिए, तो वो जब सुबह उस गली में गई तो उन्होंने देखा तो वहाँ पे एसिड और बड़ा सा चाकू रखा हुआ था। चाकू या मतलब, मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शक उसको जरा देखें। माता जी, वो जरा दिखलवाइए हमारे चैनल के माध्यम से। ये तो अजीब सी बात हो गई कि खुद गलत भी करें और सामने वाले को हर तरह से धमकी दें, डराए धमकाएं, ताकि वो न्याय के लिए अपनी आवाज ना उठाए।
तो HRS न्यूज चैनल के माध्यम से मैं चाहूंगी कि आप सभी दर्शकों तक ये बात पहुंचे। ये देखिए, ये मैं आपको दिखाना चाहूंगी, ये एसिड की पूरी बॉटल है और ये एक बड़ा सा कटार। जैसा कि रिंकी जी की माता जी कह रही हैं, इनके घर में सीसी कैमरा है, वहां पे उनके आने की तो है, फुटेज है सीसीटीवी कैमरे में, लेकिन वो बड़ा सा एक बैग लेकर के आए थे और फिर पीछे गली के तरफ वो गए जहां पे कैमरा नहीं है। देखिए वो उस आदमी की शातिराना हरकत कि उस तरफ वो व्यक्ति गया जहां पे सीसी कैमरा नहीं लगा हुआ है, एक गलियारे की तरफ गया और वहां पे ये एसिड और बड़ा सा चाकू कटार रख के गया। कहीं ना कहीं से वो मेंटली टॉर्चर करके गया या धमकी दे के गया कि ज्यादा पैर बढ़ाओगी तो तुम्हें बर्बादी के कगार तक मैं ले जाऊंगा। मैं फिर से ये अपील करूंगी कि आप सभी श्रोता और दर्शक हमारे इस चैनल को जितना ज्यादा हो सकता है शेयर करिए। एक भोली भाली पढ़ी लिखी सीधी सादी लड़की का जीवन जिस तरह से बर्बाद किया जा रहा है, उसे जल्द से जल्द न्याय दिलाया जाए। और अब रिंकी जी का खुद भी कहना है कि ये कॉम्प्रोमाइज अब नहीं चाहती, क्योंकि इनके साथ इन्होंने बहुत मौके दे लिए उस इंसान को। अब इनको न्याय चाहिए और इनका जो जीवन है वो शांतिपूर्ण ढंग से बीते, इनके बच्चे को सुरक्षा मिले। रिंकी जी, आप एक बार हमारे न्यूज चैनल से एक बार फिर से अपनी तरफ से न्याय की अपील कीजिए। और जितने भी ये सरकार ने कानून बनाए हैं दहेज के लिए या महिलाओं के लिए, जितने भी कानून बनाए हैं, लेकिन आज भी मैं देख रही हूँ कि महिलाएं सफ़र कर रही हैं, क्योंकि मैं खुद ही सफ़र कर रही हूँ इस चीज़ से कि हम कितने थाने के चक्कर काट रहे हैं, तब जाके हमारा FIR दर्ज होता है। FIR दर्ज तो हो जाता है, अब कार्रवाई उस पर नहीं हो रही है। तो अब मैं चाहती हूँ कि जितने भी ये माननीय प्रधानमंत्री जी या माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी देख रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, बिहार के DGP जी जो भी देख रहे हैं, तो वो इस पे कार्रवाई करे, जल्द से जल्द कार्रवाई करें और मुझे और मेरे बच्चों को न्याय दिलाएं और महिलाओं के लिए ऐसा करें कि उन्हें इतना सफ़र ना करना पड़े जैसे हम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल रिंकी जी, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे प्रशासन की नींद खुलेगी और आपको जल्द से जल्द न्याय मिलेगा और उस व्यक्ति को दंड मिलेगा, उसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी होगी। धन्यवाद आप सभी का।